पढ़ाई करोगे तो लाइफ सेट है, पढ़ाई नहीं करोगे तो फील्डिंग सेट है। और क्लास 11th का जो सेट चैप्टर है यार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज आगे जाके रिलेशन फंक्शंस और पता नहीं क्या क्या, जिसमें आपको इसको यूज करना ही करना है। एक्चुअली पता है लेकिन अभी यहाँ बता नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड मैं आपके लिए क्लास 11 12 अप्लाइड मैथ्स की वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूं। तो क्या किस बात की देरी, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इसी तरीके के वीडियोस पाते रहिए। तो शुरू करते हैं आज सेट्स के वन शॉट के साथ, और ये क्लास 11 सीबीएसई का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब समझते हैं भाई क्या होता है सेट, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो ऑब्सेशन इंस्टीट्यूट नाम से हमको फॉलो कर सकते हैं, और आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, हमसे वहां पे आप पूछ सकते हैं। तो भाई सेट होता क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। ये पूरा हमारा रोड मैप है, हमको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है इसके सामने सब कुछ दिख जाएगा। सबसे पहले डिफाइन करेंगे सेट होता क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने टाइप के सेट होते हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं, ऑपरेशन सेट्स पे कैसे करते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन वेन डायग्राम। ये होने वाला है वन शॉट, तो 1 घंटे के अंदर हम लोग सब कुछ निपटा देंगे। तो भाई बढ़ते हैं हम लोग सेट के ऊपर। टाइप्स ऑफ सेट्स की हम सबसे पहले बात करते हैं, सेट होता क्या है। और a set is a well defined collection of distinct objects. The word well defined refers to the specific property of some definite rule. यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, well defined, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग वर्ड है। क्यों भाई? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि भाई सेट एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, और डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे एलिमेंट जो सेट के अंदर हो, जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं, सारे डिफरेंट होने चाहिए। अब एग्जांपल के नाम पे, जैसे मेरा नाम ऋतिक है, मेरे नाम के जो लेटर्स हैं, अगर मुझे उसका सेट बनाना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं HRIT। आई होता है दोबारा, बट मैं नहीं लिखूंगा। तो ये हो गया भाई डिस्टिंक्ट लेटर्स, और इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दिस इज अ सेट। ओके, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं ऋतिक के वो लेटर्स का सेट बनाओ, आप भी मुझे यही बना के दोगे। मैं किसी से भी पूछूं वो यही बना के देगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है, दुनिया में किसी से भी पूछ लो वो एक ही बात, एक ही जवाब दे, उसी को हम वेल डिफाइंड यहाँ पे कहते हैं। आई होप बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल समझते हैं। अब जो मैंने एग्जांपल वेल डिफाइंड का बताया और बताया डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो यहाँ पे हम करेंगे डिफाइन कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, जितने भी लड़के आपकी क्लास में हैं, क्या इनको हम एक सेट मान सकते हैं? भाई बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि चाहे आपसे डिफाइन करा जाए या स्कूल में या दुनिया में किसी से कि भाई XYZ के क्लास के बच्चों के नाम बताओ या बॉयज का नाम बताओ, तो वो वही बताएगा। करेक्ट। द कलेक्शन ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली मेड बाय मुगल एम्परर अकबर, ये भी भाई लिमिटेड है, फाइनाइट है, और इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और जितने भी मुगल एम्परर अकबर ने बनाया उसको हम लिख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं कि नहीं नहीं ये तो उसने बनाया था, नहीं उसने बनाया था। जो जिसने बनाया है उसी का नाम दिया गया है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, ये क्या ये सेट है? ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। कौन सी नदी कहाँ बहती है सबको पता है, और जिसको नहीं पता है तो गूगल करके देख सकते हो, सेम आंसर सबको मिलेगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया, अब ये जो सेट है, ये क्या ये सेट है भी, ये कलेक्शन क्या सेट है? अगर आप सोचो कि भाई मेरा फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है, तुम्हारा अरिजीत सिंह नहीं हो सकता, कोई और हो सकता है ना? तो इट्स सब्जेक्टिव। तो जो चीज सब्जेक्टिव बन जाती है वो सेट नहीं रह जाती, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, सेट रहेगा। तो दिस इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ गिवन डेटा, मीन मीडियन मोड, तुम भी वही बोलोगे मैं भी वही बोलूंगा, तो यस दिस इज अ सेट। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, इसके कितने रूट्स होते हैं सर? 2 रूट्स होते हैं। तो भाई जिसका एक फाइनाइट आंसर आ रहा है, सेम आंसर दोनों लोगे, जो रूट मैं बताऊंगा वही रूट आप बोलोगे, आप इसका आंसर बोलोगे 4 और 2, मैं आंसर बोलूंगा 4 और 2, तो आंसर तो भाई दोनों का सेम है। तो दिस इज प्रॉपर सेट। तो सब कुछ सेट था एक्सेप्ट दिस फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे। सेट को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो भाई अपना रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म भी इसको कहते हैं, और दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म और इन सबको ना डिटेल में समझते हैं। ये दो मेजर तरीके हमें रिप्रेजेंट करने के। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, दे आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसको लिख देते हैं, जैसे मैंने भी आपको अपना नाम लिख के दिखाया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई वॉवल लिख के बताओ, तो तुम लिखोगे A E I O और यू, ये तुमने लिख दिया। एक सेट बी बोल सकते हैं जिसमें तुम रेनबो के कलर लिख सकते हो, तुम बोलोगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही तो बोलोगे। और जैसे तुमने ये बोला भाई हो गया भाई, कोई दिक्कत? तो ये सेट बन गया। जो आप बोलोगे वही मैं बोलूंगा, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म, जहां पे एक्चुअल एलिमेंट्स को हम लिख रहे होते हैं।
रोस्टर फॉर्म जनरली फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए लिखा जाता है, लेकिन इनफाइनाइट एलिमेंट्स के लिए भी लिखा जा सकता है अगर वो सेट कुछ एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करे। जैसे मैं लिखा 1 2 3 4, जैसे तुमने इतना लिख दिया, तुम्हें पता अगला 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो नेचुरल नंबर का सेट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑल्दो एक इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट के लिए हम ऐसे डॉट लगाते हैं। क्या एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट हो सकता है? अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स का सेट देखें z का, तो इट शुड बी लाइक दिस 0 1 2, इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो मैं दोनों तरफ ऐसे डॉट लगा देता हूं। दिस रिप्रेजेंट्स एक्सटेंडिंग टू बोथ द साइड्स। तो इस तरीके से आप सेट को डिफाइन कर सकते हो इन रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल दिए हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इन्होंने डिफाइन किया सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर व्हिच इज लेस देन 10, तो आपने एक सेट बना दिया 2 4 6 8। उसके बाद द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड नंबर्स। इसमें कौन कौन से लेटर्स यूज हो रहे हैं? एन यू एम बी आर, सारे लेटर्स यूनिक है, तो सारे के सारे लेटर सेट के अंदर आ जाएंगे। फिर आता है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं जो जनरली सारे एलिमेंट्स को मानना पड़ता है उस सेट के अंदर। तो अगर सबके लिए डिफाइन नहीं है तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप उसको नहीं रख सकते। जैसे कि अगर मैंने सेट लिखा 1 2 3 4 5, तो तुम क्या बोल सकते हो? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर कह सकते हो एलिमेंट्स which belongs to natural number but less than 6। अब नेचुरल नंबर भी हो 6 के भी छोटा हो, तो ये 5 एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, लिखते हैं। एक कॉमन प्रॉपर्टी है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6, सेम, ठीक है ना? तो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। और एक सेट के अंदर तो आपको लिखना क्या है, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, बाय द वे दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड वी राइट, देखो ये लिखा है ना x कोलन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x is such that x belongs to natural number and x less than 6। it serves the same purpose। जो ऊपर लिखा है वही आपने यहाँ पे भी लिखा है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। जो सेट बिल्डर फॉर्म दिए हैं उनको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो एक एक करके कन्वर्ट कर लेते हैं। सेट ए के अंदर क्या आएगा? X is a letter in the word mathematics, तो M आएगा, A आएगा, T आएगा, H आएगा, फिर E भी आएगा। M दोबारा है तो M नहीं लिखेंगे, A दोबारा यहाँ पे आ रहा है नहीं लिखेंगे, T ऑलरेडी लिख चुके नहीं लिखेंगे, I नहीं लिखा था तो I लिखेंगे, C लिखेंगे और S लिखेंगे। तो आपने देखा डिस्टिंक्ट लेटर्स यहाँ पे लिखे। चाहे वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हो, आपको वो लेटर्स एक ही बार लिखने, तभी आप सेट को क्रिएट कर रहे हो। X is a letter in the word statistics, तो S आएगा, T आएगा, A आएगा, T दोबारा नहीं आएगा, I आएगा, S नहीं आएगा, T नहीं आएगा, I नहीं आएगा, C आ जाएगा। तो ये स्टैक बन जाएगा इस तरीके से। C सेट क्या है? X is a 2-digit number such that the product of digit is 12। अब यहाँ पे दो 2 डिजिट आपको नंबर बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि उन डिजिट को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको 12 मिल जाए। तो भाई ऐसे कौन से होते हैं? 26 लिख सकते हैं, 62 लिख सकते हैं, 2 6 62 12, 34 लिख सकते हैं, 43 लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई 2 डिजिट नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसके दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 12 बन जाए। फिर डी पे आएंगे। x is a solution of the equation x square minus 4 equals to 0। अब इसका आंसर 2 और -2 आएगा, ये कोई भी बच्चा आंख बंद करके भी बता सकता है। अगर आपने क्वाड्रेटिक नहीं भी पढ़ा है तब भी आप ये बता सकते हो। फिर आते हैं इस पे कुछ सिंबल्स हैं सेट्स के जो पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं। जैसे n एक सिंबल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का, z है सेट ऑफ इंटीजर्स का, w है सेट ऑफ होल नंबर्स का। तो ये सारे सेट कहीं ना कहीं इन सिंबल्स के साथ आपको याद रखना है। अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन देखो सबसे छोटा नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर्स में होता क्या है भाई, इसमें आप 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी तक एलिमेंट्स को लिखते हो, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। Z में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, मतलब कि 0 1 2, इधर -1 -2 एंड इंफिनिटी दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं। होल नंबर के सेट में 0 से एलिमेंट शुरू होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर्स को हम लोग इस तरीके से तो नहीं लिख सकते रोस्टर फॉर्म में, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, एनी नंबर डिफाइंड बाय p बाय q। ये सब आपको पता है। आर क्या है? रियल नंबर, सबका माई बाप। जेड प्लस का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, एसेंशियली सेइंग नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लिखा हो या जेड प्लस लिखा हो, सेम बात कर रहे हैं। क्यू प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। और आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। आप पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर के सेट से रिलेट कर सकते हो, दोनों सेम है, लेकिन और कुछ भी यहाँ पे सेम नहीं है। तो दिस इज व्हाट द सिंबल्स आर। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे। कुछ टाइप ऑफ सेट्स होते हैं जो हमको पता होना चाहिए। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट पढ़ने से पहले एक पॉइंट पढ़ना, जिस पॉइंट को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। अब ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट।
एक सेट के अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उसका तुमको नंबर बताता है ये कार्डिनल नंबर। तो मान लीजिए मेरा सेट ए लिखा था, जैसे मैंने लिखा 1 7 9 8, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है वो डिफाइन करेंगे हम n ऑफ a से। इसमें हो जाते हैं टोटल 4 एलिमेंट्स। एक सेट बी ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे लिखा a e i o u, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन होने चाहिए। एक और ले लेते हैं सेट बी, देखो सी ले लेते हैं, चलो इसमें कितने एलिमेंट्स है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज जस्ट 1। तो इन्हीं नंबर के बेसिस पे कुछ डेफिनेशन है सेट्स की जो अपने को जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंपल सा याद रखना यार, जिसका जो कार्डिनल नंबर अगर 1 हो जाए तो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। फिर आता है भाई एम्प्टी सेट, जिसका कार्डिनल नंबर 0 हो जाए देन दैट इज नोन एज एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के बारे में कुछ बातें और कर लेते हैं। एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी बोलते हो। नल वो पानी वाला नल नहीं, कौन सा नल है ये? खाली वाला नल, खाली है। इसको हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज अ सिंबल फॉर नल सेट। एंड चाहे आप फाई लिखो या एम्प्टी ब्रैकेट, एम्प्टी ब्रैकेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, या ऐसे लिखो, दोनों ही नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपने ये किया तो दिस इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। ये दोनों नल सेट हैं, इधर लेफ्ट वाला और राइट वाला, लेकिन वो नल सेट नहीं है। नल सेट होने के लिए डब्बे को खाली होना जरूरी है, जो वो था, या वैसे फाई लिखो तो आपको मिलता है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, फाई के अंदर एक सिंबल है तो एक एलिमेंट तो है ना, तो व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, वो तो सिंगलटन बन जाएगा। तो आप आगे आते फाइनाइट सेट पे। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, सिंपल यार, इसमें कुछ ज्यादा देखो टेंशन वाली बात नहीं है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, नंबर्स आर काउंटेबल, वो होते हैं फाइनाइट सेट। इसका एक्चुअली एक इंटीजर आंसर तुमको मिले कितने एलिमेंट्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज अ फाइनाइट सेट। इसके बाद इसमें दो बात आती हैं, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। फाइनाइट सेट के अंदर ही आती है, तो इसलिए मैं यहां बता दे रहा हूं, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट में क्या होता है बच्चों, कि भाई दो सेट एकदम सेम हो। जैसे आपने लिखा 1 2 3, और थोड़ा सा इसको घुमा के अगर मैं लिख देता हूं, लेट्स से 2 3 1, तो जितने एलिमेंट्स इसमें थे उतने एलिमेंट्स इसमें थे, वो तो सही बात है। लेकिन दोनों देखने में भी सेम है, बस ऑर्डर डिफरेंट है। और हमें पता है सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये जस्ट इधर उधर हो जाते हैं एलिमेंट्स, और कुछ भी नहीं। तो ये होते हैं आपके इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 और एक सेट बी में लिखा 4 5 6। तुम अगर ऑब्जर्व करो, दे आर नॉट इक्वल। क्या उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसके पास है? नहीं है। लेकिन इनका सिंस number of elements of A equals to number of elements of B, then ये जो A and B हैं are क्या है? ये इक्विवेलेंट सेट है। दे आर इक्विवेलेंट सेट। A और B इक्विवेलेंट सेट होते हैं फॉर द रीजन कि उनके कार्डिनल नंबर बराबर हो। तो ये डिफरेंस होता है बस इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में। इनफाइनाइट सेट एज द नेम सजेस्ट, आपका सेट इनफाइनाइट है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, मतलब कार्डिनल नंबर नहीं एग्जिस्ट करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन्फिनिटी होता है ऐसे बोल सकते हो, बट मैं कहूंगा एग्जिस्ट नहीं करता, वो ज्यादा बेटर मुझे लगता है। Infinite sets cannot be described in roster form. For example, the set of real numbers cannot be described in this form between any two given numbers. अगर मैं आपसे बोलूं 0 से 1 के बीच में सारे के सारे रियल नंबर लिखो, तुम कभी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि जितने नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी में नेचुरल नंबर नहीं होते, उतना 0 से 1 के बीच में रियल नंबर होते हैं, उससे ज्यादा। इसीलिए कहते हैं सम इन्फिनिटीज आर बिगर देन अदर इन्फिनिटीज, राइट? इन्फिनिटी तो वो भी है, बट सम इन्फिनिटीज आर बिगर देन अदर इन्फिनिटीज। इन्फिनिटी का कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी एक्सप्लोर करना, बड़ी मजा आएगी। अब हमें बताना है इसमें से कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट्स इनफाइनाइट है। x is such that x belongs to integer and satisfies the equation। अब देखो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इंटीजर है, तो यहां से अगर मैं सोल्यूशन इसका निकालने बैठूंगा तो मुझे x की वैल्यू -1 मिलेगी और x की वैल्यू -2 मिलेगी, तो एक फिक्स्ड आंसर आ रहा है। तो जो फिक्स्ड आंसर देता है वो फाइनाइट सेट होता है। x square -1 equals to 3, यहां से भी मुझे एक फिक्स्ड आंसर मिलेगा, ये भी एक फाइनाइट सेट है। x is an odd natural number, अब 1 3 5 7 9 11 ये चलता चला जाएगा। कब तक चला जाएगा पता नहीं, चलता ही जाता है, लेकिन तो जब तक ये चलता ही चला जाएगा, तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं ये इनफाइनाइट सेट है। x is an integer between -1 and 0। तुम बताओ कमेंट करके कि -1 और 0 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं? तुम बोलोगे सर यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है।
इंटीजर होता भी है -1 बिल्कुल नहीं होता। अगर आप नंबर लाइन बनाओगे तो -1 के जस्ट बाद 0 आ जाता है। तो कौन सा इंटीजर? इंटीजर तो होगा, हाँ रियल नंबर बहुत सारे होंगे लेकिन इंटीजर कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर एक्चुअली 5 होगा। दैट इज ऑल्सो अ फाइनाइट नंबर। अभी भी आपको नल सेट मिलेगा तो वो फाइनाइट सेट होता है। फिर आता है x इज एन इंटीजर लेस देन 0। अब तुम्हें मालूम है ना भाई इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, जितना तुम खोदते चले जाओगे मिलते चले जाएंगे। x satisfies the identity। अब देखो ये जो आइडेंटिटी वर्ड है दिस इज मेड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। जितनी भी वैल्यू x एग्जिस्ट करती हैं, तुम 30 डिग्री डालो, 40 डालो, 41.5 डालो, 41.8 डालो, 41.587 डालो, अरे कोई भी नंबर डाल दो, वो क्या रहेगा? वो हमेशा 2 रहेगा। तो भाई ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि x तुम कुछ भी रख सकते हो, लिटरली कुछ भी रख सकते हो, एंड यू कैन नॉट काउंट इवन कि कहां तक रख रहे हो। तो दिस इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्या होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब बात करते हैं सबसेट्स की। सबसेट्स होता क्या है? जैसे भाई सब क्लास होता है, सब ऑर्डिनेट होता है। तो सब का मतलब किसी बड़ी चीज का हिस्सा होना, करेक्ट। सब इंस्पेक्टर भी होता है। तो इतना सब वर्ड से हमको ये समझ में आता है किसी चीज के अंडर होना, उसके नीचे होना, करेक्ट। सब सब का मतलब क्या होता है? ये होता है। तो अब देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एक सेट को, दो सेट्स को समझते हैं। एक सेट है जहां पे उसमें हमने सारे नाम लिख दिए आपके स्कूल के बच्चों के, जितने भाई बच्चे थे आपके स्कूल में सबका नाम लिख दिया एक सेट ई के अंदर। एक सेट एफ लिखा उन बच्चों का नाम जो कॉमर्स के अंदर पढ़ते हैं। आप भी कॉमर्स के अंदर पढ़ते होंगे, तो उन सारे बच्चों का नाम हम लिख रहे हैं जो कॉमर्स के अंदर पढ़ते हैं। अब मान लो मैंने जब स्कूल के बच्चों का नाम लिखा, यहाँ पे आई रोट नेम ऑफ एवरीवन इन द स्कूल। इसमें साइंस वाले भी होंगे, कॉमर्स वाले भी होंगे, ह्यूमैनिटीज वाले भी होंगे। तो कॉमर्स उसका तो एक छोटा सा पार्ट है ना। कॉमर्स वाले बच्चे इज अ पार्ट ऑफ स्कूल। तो एफ इज अ सबसेट ऑफ ई। अब इसको लिखते कैसे? इसको लिखते हैं ऐसे कि एफ इज अ सबसेट ऑफ ई। जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी राइट इट लाइक दिस, एफ इज अ सबसेट ऑफ ई, जहां पे पहले वाला। और सबसेट्स किसी के रेफरेंस में होता है। अगर मैं सिर्फ एक सेट लिखूं 1 2 3, वो किसी का सबसेट नहीं है। हो सकता है यूनिवर्सल सेट का हो, वो बात की बात है। लेकिन अगर सबसेट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर सबसेट की बात करनी है तो हमको एटलीस्ट दो सेट चाहिए, जिसमें एक सब होगा और एक सुपर होगा। तो ये सबसेट है, ये सुपर सेट है। ऊपर है ना जो बड़ा है वो सुपर सेट है। और एक चीज और होती है सबसेट में। मान लीजिए मैंने लिखा सेट ए 1 2 3, इसके मैं कितने टुकड़े कर सकता हूँ? टुकड़ों का मतलब मैं इनके एलिमेंट्स को ऐसा यूज करूं जो इसी का पार्ट हो, लेकिन सेट के फॉर्म में लिखा हूं। तो मैं लिख सकता हूं 1, मैं लिख सकता हूं 2, मैं लिख सकता हूं 3। एक और एलिमेंट लिख सकता हूं। मैं ए से क्या लूं कि एक सेट बन जाए? मैं कुछ ना लूं तब भी सेट तो होगा, एक सेट वो भी है। फिर मैं लिख सकता हूं 1 and 2, फिर मैं लिख सकता हूं 1 and 3, देन आई कैन टेक 2 and 3, एंड आई कैन आल्सो टेक 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इन्हीं को हम कहते हैं सबसेट्स। एक 1 2 3 इतने सारे सबसेट्स बना सकता है। और इन सबसेट्स में एक बड़ी खास बात है, ये जितने भी ये वाले दिख रहे हैं 5 से लेके 2 3 तक, इनको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। दे आर नोन एज द प्रॉपर सबसेट। लेकिन जो आप ये आखिरी वाला बंदा देख रहे हो, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्यों इम्प्रॉपर कहते हैं? क्योंकि ये तो भाई एकदम सेम पहले वाले जैसा है। तो अगर आप सेम चीज को छाप रहे हो तो वो तो इम्प्रॉपर ही होगा ना। अब ये मैंने लिखा 8 सेट और आपको बोला गया भाई तो 10 एलिमेंट ले लो, बताओ सबका बना के। तो कैसे बनाओगे? परेशान हो जाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा जाता है। दे डोंट आस्क यू एग्जैक्टली द सबसेट्स, बट दे डू आस्क यू द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। द नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 की पावर n ऑफ जिस भी आप सेट का निकालना चाह रहे हो, वो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हो जाएगी, एंड दैट विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अभी हमने डिफाइन किया एक f जो है, f और e के रेस्पेक्ट में, f इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन e, f e के अंदर आता है। दैट्स व्हाई हम f को बोलते हैं सबसेट ऑफ e। तो एक प्रॉपर एक फॉर्मल डेफिनेशन अगर हमको देनी हो तो हमको एटलीस्ट दो सबसेट चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। If A and B two subsets, if every element of set A is an element of set B, then that set is also called the subset of B, and it is written as A is a subset of B as I've explained to you. ठीक है? और अगर सबसेट नहीं होगा तो इस सिंबल को लगाना, ये बनाया और काट दिया, बन गया नॉट अ सबसेट। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे जो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि दो एम्प्टी सेट है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सेट एम्प्टी सेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है, हमने ऑलरेडी देखा भी बना के। द सिंबल सजेस्ट दैट ईदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए इज इक्वल टू बी, एंड ए implies b is a subset of b implies that a is a proper subset। जब ये नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, यानी कि इक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करती, और प्रॉपर जो मैंने आपको अभी प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया वो है। एंड ए हैज लेसर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन बी, ए के पास कम एलिमेंट्स हैं बी से। ए इक्वल टू बी लिखा है कि मतलब ए और बी एक्चुअल में इक्वल सेट्स हैं, आइडेंटिकल सेट्स हैं, दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे हमको भरना है कि कौन सा एलिमेंट फिल इन होगा। अब कंसीडर द सेट्स 1 2 3, b 1 2 1 4 5, c 1 2 3 4 5 एंड d को इन्होंने लिखा है इस फॉर्म में। चलो हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर है 4 से छोटा, तो 1 2 3 होगा। d इज अ सेट 1 2 3। तो 5 में इन तीनों सिंबल्स में क्या रख सकते हैं? ऑब्वियसली इट्स अ सबसेट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरीथिंग। क्या a और b में कुछ रिलेशन है? क्या सबसेट है? नहीं है, तो a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। क्या b और c में रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, देखो भाई 1 4 5 1 4 5, तो b एक छोटा सा पार्ट है c का, तो बिल्कुल b इज अ सबसेट ऑफ c। तो आपको बस ये सिंबल्स भरने थे, नथिंग एल्स। बढ़िया, क्लियर, एकदम मस्त। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सेट दिया है, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं, हमने समझा। और एलिमेंट्स जब लिखे होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है। जब एलिमेंट किसी सेट का पार्ट होते हैं तो वो एलिमेंट होते हैं। तो मैं एलिमेंट को जब सेट के साथ लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, देखो, एलिमेंट इज अ बिलोंग्स टू अ सेट, एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट, एंड अ सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट। अगर आप ये सिंबल लगा रहे हो तो लेफ्ट में एलिमेंट, राइट में सेट होना चाहिए। ये सिंबल लगा रहे हो, दोनों तरफ सेट होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। दोनों डिफरेंस, दोनों की डिफरेंस समझो, ठीक है। फिर आएगा 1 एंड 2 एक सेट फॉर्म में। क्या ये सबसेट है का? बिल्कुल, देखो 1 और 2 में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या 1 to 4 सबसेट है इसका? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सर? 4 तो दिख रहा था, क्यों नहीं है? जब 4 हमको दिख रहा है तो वो क्यों नहीं है फिर? इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 4 लिखते हो, ये जो 4 है, यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। हाँ, अगर ऐसे लिखा होता 1 2 एंड 4 और इसी पे लगा होता सेट, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो एक्चुअल में इसको करली ब्रैकेट के अंदर 4 है। नाउ दैट इज अ सबसेट ऑफ इट, दैट इज ट्रू, बट दिस इज रॉन्ग। 4 इज एन एलिमेंट। देखो ये एलिमेंट, मैंने तो बोला था सर सेट एंड सेट, यस, बट एलिमेंट है ना इसका ये, तो ये एलिमेंट है, यस एलिमेंट है। 5 is a subset, always a subset, 4 is a subset, that is wrong। इन दोनों में तो एक ही सही हो सकता था, तो ऊपर वाला सही है कि एलिमेंट है और सेट नहीं है। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि अगर आपको एलिमेंट दिया है तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, सेट दिया है तो सबसेट का सिंबल लगाएंगे। फिर आता है अगला एग्जांपल विच इज पावर सेट। पावर, द पावर ऑफ ही मैन, आई डोंट नो क्या था, बट पावर से यहाँ पे क्या रिलेटेड है? पावर का मतलब यहाँ पे होता है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट्स अ सेट of all subsets। A set of all subsets is known as a power set। तो पावर सेट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद है 1 2 3 का। इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स थे क्या थे? 2 की पावर 3। 3 क्यों लिखा? क्योंकि 1 2 3 एलिमेंट्स थे, तो टोटल 8 सबसेट बने। हमने वो सबसेट्स भी देखे, ये एक 0 था, 1 था, 2 था, 3 था। ये क्या करते हैं? 0 एट अ टाइम, 1 एट अ टाइम, फिर 2 एट अ टाइम। मतलब दो एलिमेंट्स ओरिजिनल से हम लिस्ट के एक सेट बना रहे, 1 3 एंड 2 3, और ऑल्सो 1 2 3। ये जो तुमने सारे के सारे सबसेट लिखे, अगर तुम इसको एक बड़े से ब्रैकेट में डाल दो, अगर एक बड़े से ब्रैकेट में हम डाल दें, करली ब्रैकेट में, तो सेट बन गया। ये सेट्स का भी सबसेट बन गया, मतलब सबसेट्स का भी सेट बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं द पावर सेट ऑफ ए। सेट ऑफ ऑल सबसेट इज पावर सेट ऑफ ए, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of power set is actually equals to 2 की power n of a, which is actually equal to the number of subsets। ठीक, तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है इसमें से, और कुछ भी ज्यादा नहीं है पावर सेट में। फिर आते हैं यूनिवर्सल सेट पे। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? अ सेट कंटेन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स, मतलब सुपर सेट होना चाहिए इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। गिवन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आपको यूनिवर्सल तो सर नेचुरल नंबर या रियल नंबर होता है, यस अगर कुछ नहीं दिया तो आपको रियल नंबर अज्यूम करना है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आपको उसी को रेफरेंस में लेना है। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आपका 1 से लेकर 10 के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो वेरी करता है। Let A is a set of all even natural numbers and B is a set of odd natural numbers. आपके पास even natural numbers हैं, आपके पास odd natural numbers हैं. Then the universal set in this context may be the set which contains all the elements, that is the set of all natural numbers. सारे के सारे set natural numbers का उसमें होना चाहिए. Universal set in this case can also be taken as a whole numbers or integers or real number. हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हमने क्या लिया? एक even natural number का set लिया. जो relevant होगा, जो छोटा होगा, generally वही लिया करो. यूनिवर्सल सेट इज अ सुपरसेट ऑफ ऑल सेट्स अंडर कंसीडरेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एक बार फिर समझ लो। नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट होता है, उसके ऊपर होल नंबर आता है, उसके ऊपर इंटीजर्स आते हैं, उसके ऊपर रैशनल नंबर आता है और उन सबके ऊपर आता है रियल नंबर। सो दिस इज द बाइफरकेशन, इस तरीके से होता है। एक इरेशनल नंबर का सेट होता है, लेकिन उसको आपको पढ़ना नहीं है, तो टेंशन लेनी नहीं। ओके, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरवल्स पे। क्या होते हैं इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स? तो कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। मान लीजिए आपने ये इक्वेशन लिखी, मैं चाहता था इसके जो सोल्यूशन है वही मेरा एक सेट बनाएगा, और 2 3 इसका सोल्यूशन था। तो अगर उसको मैंने आपसे नंबर लाइन पे प्लॉट करने को बोला, आपने ये 2 3 को ऐसे गोला करके मार्क करके प्लॉट कर दिया, आपका काम बढ़िया हो गया। ठीक है, डन, बढ़िया हो गया। एक और कंसीडर करते हैं। अब मान लो तुमसे मैं बोलूं कि -3 से 2 के बीच में सारे के सारे इंटीजर्स मार्क कर दो, इंटीजर्स। तुम वही करोगे भाई, -3 से 2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं सबको ऐसे गोला कर दोगे ना। तो द मोमेंट यू डिड दिस गोला, आपने सब मार्क कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपसे बोला जाए कि सारे रियल नंबर मार्क कर दो। -3 से लेके 2 तक के सारे रियल नंबर मार्क कर दो, कर पाओगे क्या? इट्स इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू एवरी डॉट एवरी रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो उसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस लाइन से करते हैं कि इस लाइन के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं सारे के सारे वैलिड हैं। मतलब इफ आई हैव -3 एंड 2, तो मैं इसके बीच के सारे नंबर्स को हाईलाइट कर दूंगा, यहां से लेके यहां तक के सारे नंबर्स में शेड कर दूंगा। एवरी नंबर दैट लाइज बिटवीन दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट। तो ये तरीका होता है रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करने का। अब इसको लिखते कैसे? वन वे इज टू राइट दैट सेट बिल्डर फॉर्म, जो हमने सीखा था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड वन अनदर वे इज टू राइट इट एन इंटरवल फॉर्म। अब इंटरवल फॉर्म क्या होता है? जो आपने ये लिखा, इसको हम लिख सकते थे x बिलोंग्स टू -3 से 2, और यहां लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। रिमेंबर, आई डोंट हैव टू राइट ऑल दिस, आई जस्ट हैव टू राइट दिस। इट मींस द सेम थिंग कि -3 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज को आपको यहां पे ले लेना था। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स का। इंटरवल क्या होता है? इट्स इंटरवल्स a set of real numbers between a given pair of real numbers excluding or including one or both of these real numbers. It can be considered as a segment of real number line. मतलब आप रियल नंबर लाइन का एक टुकड़ा उठा के रख दे रहे हो और कुछ भी नहीं। ठीक है, हर टाइप के इंटरवल को समझते हैं। सबसे पहले हम क्लोज इंटरवल को समझते हैं। अगर a और b आपके रियल नंबर है such that a is less than b, then the set of all real numbers from a to b in that set builder form is written as a is equals to such that, and you got the point, right? यहां से आपको समझ में आ गया। तो आपको लिखना क्या है? आपने ये नंबर लाइन बनाई, a एक पॉइंट था, b एक पॉइंट था, a लेस देन b का मतलब ये है, रियल नंबर लाइन पे लाई करते थे। और आपसे बोला गया कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स, और आपने यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन लगाया। जब भी आप ऐसे इक्वल टू का साइन लगाओगे, किसकी बात हो रही है? x की बात हो रही है। a से बड़ा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है। सो आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, इस पे गोले लगाने हैं, उन गोलों को कनेक्ट करना है। ये कर दिया। अगर आप इक्वल टू साइन देखोगे तो इस गोलों को डार्क कर देंगे, इक्वल टू साइन नहीं देखोगे तो गोलों को डार्क मत करना, एज इट इज छोड़ देना। So this is what a interval is. The way of writing this is x belongs to a to b, and for this close interval जहां पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, आप ये ब्रैकेट लगाते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो। ठीक है, फिर आता है आपका ओपन इंटरवल। भाई ऐसा नेम सजेस्ट, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पॉइंट्स वही a b थे, आपको a से लेके b तक जाना है, लेकिन इस बार ना a और b को मत लेना, सिर्फ इतनी वैल्यूज लेनी है। You just need this region excluding a and b. The way of writing this is a comma b with open bracket. तो ओपन इंटरवल मतलब ओपन ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल क्लोज ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर आता है सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कई केसेस हैं, मेरे पास a से b है,
फिर ए बी है, फिर यहाँ पे सिर्फ एक ए लिख लेते हैं। आप सबको पता है नंबर लाइन में ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एंड ऐसा होता है। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, यहां पे मैं डार्क सर्कल करता हूं और यहां नहीं करता, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है कि x बिलोंग्स टू a से b, ये नहीं किया, इस पे कर दिया। अब इसका उल्टा करके देख लेते हैं, इस पे डार्क सर्कल कर लेते हैं, इस पे डार्क सर्कल नहीं करते, यानी x बिलोंग्स टू a से b और b को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ कुछ नया है, मान लो मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, इसको डार्क सर्कल कर लेते हैं, और यहाँ मैं ये जाना चाहता हूँ, इसको डार्क सर्कल नहीं करते, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके a, ये कोई भी नंबर हो सकता था, और क्योंकि डार्क सर्कल था आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। इंफिनिटी पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा, प्लीज रिमेंबर दिस। यहाँ पे होगा x बिलोंग्स टू a से लेके इंफिनिटी, और इस पे दोनों पे ही ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि नंबर पे अगर इंक्लूजन नहीं है तो यू डोंट हैव टू राइट। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक चार्ट बना रखा है, इस चार्ट से आप समझ सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा कनेक्टेड होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज में ए से बी में आप जा रहे हो, इसको कनेक्ट नहीं करते, ओपन देख रहे हो, ये ओपन दिख रहा है, लाइट सर्कल डार्क सर्कल। यहाँ पे ओपन इंटरवल ए टू बी रहेगा, यहाँ पे ए से इंफिनिटी मतलब दिस रीजन, बी से यहाँ पे दिस रीजन। तो दिस इज हाउ यू राइट थिंग्स, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, उसकी एक समरी है, आप इसको रीड कर सकते हो। फिर आते हैं वेन डायग्राम्स पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेन डायग्राम्स क्या होता है? वेन डायग्राम इज अ ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स व्हिच यू राइट इन अ सेट। तो ये भी फाइनाइट सेट के लिए होता है, अगर आप रोस्टर फॉर्म में चीजों को नहीं लिख सकते तो आप वेन डायग्राम नहीं बना सकते हो। ओके, वेन डायग्राम को बनाने का तरीका ये होता है कि आप एक रेक्टेंगल बनाते हो, उस रेक्टेंगल के अंदर आप सर्कल बनाते हो कुछ इस तरीके से। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सेट, ये एक दूसरा सेट, ये इनका कॉमन पोर्शन होता है। तो कुछ इस तरीके से आपके बनते हैं। वेन डायग्राम का मतलब यही होता है, यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय रेक्टेंगल, एंड जो अंदर के सेट्स होते हैं वो इलिप्सिस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 से लेके 5। यूनिवर्सल सेट है इसमें 1 से लेके 5 है, इसमें एक सेट है ए नाम से, ए लिख देंगे। अब ए के पास सिर्फ 2 4 था, तो 2 एंड 4 मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, तो 2 4 इसका यूज हो गया, 1 3 एंड 5 नहीं यूज हुआ था, उसको इसके अंदर लिखा। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज अ सेट, एंड उसके अंदर देखो 1 2 3 4, यूनिवर्सल के अंदर 1 2 3 4 5 सब आ गए, लेकिन जो 2 और 4 है वो ए का भी पार्ट है और वो यूनिवर्सल का भी पार्ट है। So that's how you make a Venn diagram. अब कुछ करते हैं ऑपरेशन सेट्स पे। आपने नॉर्मल नंबर्स के साथ देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब हो जाता है, तो सेट्स के साथ भी हम उसी तरीके से ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसी तरीके से काम कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस होते क्या हैं? देखो, जनरली हमको जो मेजर ऑपरेशन समझना है वो समझना है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड एवरीथिंग। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, बहुत अच्छे से समझते हैं, बिना किसी दिक्कत के समझेंगे। ये मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया, इसके अंदर मैंने एलिप्सिस बना लिए, एक ये बना दिया इस तरीके से, और एक ये बना दिया इस तरीके से। तो आई हैव दिस, लेट्स मेक यू अंडरस्टैंड स्टफ। ओके, जब भी हम ऑपरेशंस करते हैं सेट्स पे, बेसिकली हम उसके किसी पार्ट को मैनिपुलेट करते हैं, और वो मैनिपुलेशन ही अपने को समझना है मेजर। और मैनिपुलेशन करते कैसे हैं, क्या होता है यूनियन, क्या होता है इंटरसेक्शन, उसको भी समझेंगे। एक बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, इंटरेस्टिंग सी चीज आती है जब आप इंटरसेक्शन करते हो। मान लीजिए मैंने दो सेट लिए और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इसका मतलब ये थोड़ी उसका इंटरसेक्शन आप लिखोगे नहीं, उसको आप ऐसा लिख सकते हो कि उसका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था, या फिर वो डिसजॉइंट सेट थे। तो हाउ टू मेक द डिसजॉइंट सेट समझते हैं बड़े अच्छे से। ये मैंने बताया यूनिवर्सल सेट था, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं जो सेट ए बी है मेरे को दोनों को ले लेना है, मेरे को ना दोनों ही लेने हैं। तो इस ऑपरेशन को जब मैं दो सेट्स को ऐड करता हूं, इस ऑपरेशन को कहा जाता है यूनियन। मतलब जो आप देख रहे हो
जो आप यहाँ सामने अपने देख रहे हो, दिस ऑपरेशन इज नोन एज यूनियन, और इसको हम ए यूनियन बी बोलते हैं। और अगर आपको सिर्फ कॉमन रीजन लेना हो, सिर्फ इतना ए और बी का, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होता है दोनों सर्कल्स लेना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ आपको इतना लेना है। उसके बाद वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स विच इज कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं a माइनस बी, तो ये सेट A था, ये B था, सो यू नीड दिस रीजन। A में से आपने B के हटा दिए, अगर आप A में से B के एलिमेंट हटाते हो तो उसको A माइनस बी बोलते हैं। अगर आप इसको A इसको B लिख के यहाँ पे A वाले एलिमेंट्स हटा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या बोलेंगे बच्चों, B माइनस A बोलेंगे। दिस इज द A माइनस बी एंड B माइनस A। अगेन ये A है, ये B है। What I need to do is just to find A complement. What is A complement? Everything except A. A complement is everything except A, तो you just cover everything. A को छोड़ देना, A को छोड़ देना, जहां जहां A का गोला है उसको मत कवर करना, and this is what you will be writing. ठीक है, this is A complement. ऐसे B complement होगा, B वाले गोले को छोड़ देना, सब कुछ लिख देना। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं A triangle B, इसको हम कहते हैं द सिमेट्री डिफरेंस। इसका मतलब होता है हम A माइनस बी ले रहे होते हैं और B माइनस ए को लिख रहे होते हैं। टेक्निकली यूनियन में से इंटरसेक्शन को हटाना, A माइनस बी आपका ये पार्ट था और B माइनस ए आपका ये पार्ट था, तो इस शेडेड पोर्शन को हम बोलते हैं A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B। क्या बोलते हैं, दिस सिंबल इज नोन एज द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये कुछ बातें थी ऑपरेशंस ऑन सेट्स की जो आपको पता होनी चाहिए, जरूरी है आपका जानना। तो इसको हम लोग एक प्रॉपर चार्ट में कन्वर्ट करके लिए आपके लिए लाए हैं। और अगर देखो आइडियली बोला जाए, आप क्या करते हो जो आपको पसंद है, पैसा अच्छा क्या देता है और जिसमें आप अच्छे हो, इन तीनों का अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन पा लिया तो इसी को हम एक आइडियल जॉब बोलते हैं। जिंदगी में क्या करना चाहिए, व्हाट यू लव, व्हाट पेज वेल एंड व्हाट यू गुड एट। आप वो काम भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप करोगे तो दिस इज द पोर्शन व्हाट एक्चुअली पेज वेल एंड व्हाट यू गुड एट, बट दिस इज नॉट व्हाट यू लव। अगर आप ये वाले रीजन में जाते हो, दिस इज व्हाट यू लव एंड दैट इज व्हाट यू गुड टू डू, बट तुमको अच्छा नहीं लगता। जैसे कि भाई तुमको सिंगिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन अनलेस यू आर प्रोफेशनल सिंगर इट डजंट पे यू वेल। तो व्हाट यू लव एंड व्हाट यू गुड एट यू डूइंग दैट, बट इट डजंट पे वेल, तो फायदा क्या। ठीक, हम व्हाट यू लव व्हाट पेज वेल अगर आपको उसमें अच्छे ही नहीं हो तो फायदा क्या। आपको पसंद, मेरे को पसंद है मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं और पैसा भी अच्छा है उसमें, लेकिन मेरे को करना ही नहीं आता, तो फायदा है, कुछ नहीं है। तो यू नीड टू फाइंड दिस अ परफेक्ट बैलेंस। इस बैलेंस को ही हम आइडियल जॉब कहते हैं। तो सेट्स के बहुत अच्छे, सेट्स हमको बहुत अच्छे लाइफ लेसन सिखाता है। एंड जस्ट व्हाट आई टोल्ड यू अभी, उसको हम यहाँ पे एक चार्ट में लेकर आए हैं ताकि इस चार्ट से ना आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। यूनियन क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया, जहां पे हम सब चीजों को जोड़ के लिखते हैं। कुछ लॉज यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ए यूनियन बी इस बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। चाहे आप ए में बी ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, यूनियन करो, जोड़ो, फर्क नहीं पड़ता, द आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। ऐसे अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी करते हो या फिर बी यूनियन सी करके फिर ए यूनियन करते हो, तब भी फर्क नहीं पड़ता, इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो ये सारे लॉज बस जानना, एक बार रीड कर लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया, एंड आई गेस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन सी द सॉल्यूशन। फॉर द फॉलोइंग सेट फाइंड देयर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब मेरे को मालूम है ए क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो हम सेट ए लिख लेते हैं, MATHE। एम दोबारा नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, ICNS। सेट बी में था ट्रिगोनोमेट्री, TRIGO, ट्रिगो। एन डिफरेंट है विद बी, ओ दोबारा नहीं लिखेंगे, एम लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, टी नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वाई आएगा। तो आपको यूनियन लिखना है तो ए यूनियन बी लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। जोड़ के लिखने का तरीका क्या होता है, आपने पहले ना एक के लिख लो, जोड़ के लिखना है तो पहले एक के पहले जैसे लिखे वैसे लिखो, फिर टी आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो नहीं लिखोगे, आर नहीं लिखा है तो आर को यहाँ पे बढ़ा देंगे,
आई लिख चुके, नहीं लिखेंगे, जी नहीं लिखा तो जी को बढ़ा देंगे, ओ नहीं है ऊपर तो यहाँ पे ओ को लिख देंगे, एन नहीं है ऊपर तो एन को भी लिख देंगे, एम है तो नहीं लिखना, ई है तो नहीं लिखना, वाई नहीं था तो लिख देंगे। तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एट। ओके, फिर इंटरसेक्शन देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पोर्शन एम था, इसमें भी एम था, उसके पास ए था, इसमें नहीं था, टी है, इसके पास भी टी है, एच इसके पास है, इसके पास नहीं है, ई इसके पास है, इसके पास है, तो एम टी ई आ गया। आई इसके पास है, आई इसके पास भी है, सी इसके पास, इसके पास नहीं है, एस इसके पास, इसके पास नहीं है। दिस इज व्हाट यू गेटिंग एज यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इस तरीके से ही आपको लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आपको ये a माइनस बी लिखने को बोलता तो वो सारे लेटर जो सिर्फ ए के पास है बी के पास नहीं है, टेक्निकली इसमें से इसको हटा दो, ए में से कॉमन पोर्शन हटा दो, तो एम नहीं लिखेंगे, ए लिखते हैं, ए नहीं है उसके पास, फिर टी ई और आई नहीं लिखेंगे, एच लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं और एस लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज ए माइनस बी। सो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल ऑपरेशन समझते हैं हम सेट्स पे, कि एक्चुअल में जब क्वेश्चंस आते हैं वेन डायग्राम के तो कैसे करना होता है, अप्रोच क्या होनी चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए। तो भाई इन दिस सेक्शन वी विल नो हाउ टू अप्लाई द कांसेप्ट्स ऑफ डेली लाइफ। हमें जनरली ना इसको यूज करना है। पहला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे, दैट इज फॉर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, मान लीजिए मैंने दो सेट्स लिखे, उसमें कुछ कॉमनैलिटी थी ही नहीं, कुछ भी नहीं थी, मतलब इंटरसेक्शन जिसका जीरो हो, ए इंटरसेक्शन बी जिसका जीरो हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, देन दैट इज नोन एज द डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, बट क्या करना, हमको ये फॉर्मूले को यूज करना है। दिस इज आवर मेजर फॉर्मूला। जब हम यूनियन निकालते हैं तो उसमें ए और बी के एलिमेंट्स ऐड करके कॉमन पोर्शन को हटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, लॉजिक समझाता हूँ भाई क्यों करते हैं, जानना जरूरी होता है, अपन को समझना बहुत जरूरी होता है कि ऐसा करते क्यों है। देखो मेरे पास ये सेट ए था, मेरे पास सेट बी था, इसमें मान लो पी एलिमेंट्स थे, इसमें क्यू एलिमेंट्स थे, इसमें आर एलिमेंट्स थे। तो टेक्निकली ये ए पूरा गोला था, इसमें पी और क्यू मिलके थे, ये बी पूरा गोला था जिसमें क्यू एलिमेंट्स थे। ये वैल्यूज नहीं, मतलब एक्चुअल वैल्यूज नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए की बात करूंगा तो पी प्लस क्यू है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी की मैं बात करूंगा, मुझे पता है ये क्यू प्लस आर है, और अगर इंटरसेक्शन देखोगे तो क्यू है, क्यू एलिमेंट्स कॉमन है। मुझे यूनियन चाहिए, यूनियन का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ, तो p प्लस क्यू प्लस आर, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करता तो p प्लस टू क्यू प्लस आर मिलता, दो बार क्यू आता, तो वो मुझे चाहिए नहीं, एक क्यू को हटाने के लिए मैं इंटरसेक्शन को माइनस कर देता हूँ, एक इंटरसेक्शन माइनस हो जाता है। दैट्स हाउ यू गो अबाउट दिस क्वेश्चन। ये है टू सेट का वेन डायग्राम, इसको मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा क्वेश्चन से अच्छे से। और यूनिवर्सल सेट आपको बनाना है नहीं बनाना है कोई जरूरत नहीं पड़ती, जनरली इसमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत नहीं पड़ती। यूनिवर्सल सेट बस ये कहता है कि टोटल लोग कितने हैं, इसके अंदर 20 लोग हैं। अब आपको पता है अगर इसके अंदर 20 लोग हैं तो कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा ही होगा, है ना। 20 लोगों में क्या यूज है, आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन अ फैमिली 12 लाइक टी एंड 15 लाइक कॉफी। तो अगर मैं देखो एक सेट बनाता हूँ, एक्चुअली सेट बनाते हैं दो फटाफट। हमने ये सेट बना लिया, इसको हम लिख देते हैं ये वो लोग हैं जिनको कॉफी पसंद है, ये वो लोग हैं जिनको चाय पसंद है, कॉफी एंड टी। अब यहाँ पे जो जनता होगी सिर्फ इतने हिस्से में, समझना, जो इतने हिस्से में जनता होगी, दिस जनता इज फॉर ओनली कॉफी। इनको सिर्फ कॉफी पसंद है, इनको चाय से कोई मतलब नहीं। ये जो जनता होगी इनको सिर्फ चाय पसंद है, इनको कॉफी से कोई मतलब नहीं, दिस इज फॉर ओनली टी। ये वो लोग हैं जिनको दोनों पसंद है, भाई जो मिल जाए सब बढ़िया। तो ये हो गया बोथ कॉफी एंड टी, एंड टी। देखो एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो कॉफी और टी अगर आप बोलोगे तो वो ओनली कॉफी वाले लोग होंगे, ओनली टी वाले प्लस बोथ कॉफी एंड टी वाले। ठीक है, सो इसको करना कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं हम। देखो वेन डायग्राम के लिए आपको ऐसे दो गोले बनाने हैं, ऐसे अपने दो गोले बना लिए, बस बन गया। कॉफी लिखा, कॉफी लिखा, टी लिखा। कॉफी के लिए टोटल देखो 20 लोग हैं, मतलब इन पूरे गोले के अंदर जितने भी लोग आएंगे उनका सम 20 होना चाहिए, उनका सम 20 होना चाहिए। 12 को टी पसंद है, रिमेंबर ओनली लिखा होगा तो आप इस हिस्से की बात कर रहे हो, अगर सिर्फ टी लिखा है, अगर देखो ओनली लिखा होता तो ये व्हाइट हिस्सा, लेकिन टी का मतलब व्हाइट और ग्रीन दोनों है, तो 12 को टी पसंद है, मतलब 12 इज फॉर दिस होल सर्कल, 12 इज फॉर दिस होल सर्कल। और 15 को कॉफी पसंद है, तो 15 इज फॉर दिस होल सर्कल। assume that each one likes at least one of the two drinks, how many like both coffee and tea? अब बच्चों
बात को समझते हैं। टोटल 20 लोग थे, ये 15 थे, ये 12, तो 27 लोग हो रहे हैं, 20 से ज्यादा हो गए। तो हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपको एलिमेंट बताने नंबर ऑफ कॉफी यूनियन टी, मतलब कि ये 20 दिया आपको, कुछ सवाल में दोनों का जो सम है, दोनों का जो गोलों का टोटल है वो 20 ही है। दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको कॉफी पसंद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टी पसंद है, और उनको आप हटा दो जिनको कॉफी और टी दोनों पसंद है। क्यों हटाते हैं? क्योंकि देखो बच्चों, जब आप कॉफी काउंट करते हो, ये 15 काउंट करते हो, तो ये नंबर कॉफी और टी में डबल काउंट होता है। जो भी बीच में रहा होगा, जितने भी लोग बीच में एग्जिस्ट करते हैं, वो 2 बार काउंट हो जाते हैं। इसीलिए अपन को क्या करना होता है, यहाँ पे वैल्यूज रखनी होती है। मतलब कि कॉफी यूनियन टी में टोटल 20 लोग एग्जिस्ट करते थे, जो कॉफी वाले थे वो सिर्फ 15 थे, टी वाले 12 थे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कॉमन है। अब कॉमन को मैंने इसको x माना, देखो दिस इज x। तो अगर आप देखोगे x को इधर ले आओगे, 20 को उधर ले जाओगे, तो तुमको x7 मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके तुमको x की वैल्यू 7 आएगी। करेक्ट। अब x अगर 7 आया है बच्चों, यानी कि ये वैल्यू 7 है। इफ दिस इज 7, दिस होल सर्कल इज 15, तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी। इफ दिस इज 7, दिस होल सर्कल इज 12, दिस वैल्यू 5, एंड यू ऐड देम अप, तुम देखोगे 20 आएगा अपने आप ही। आ रहा है ना, 8 7 5 20 हो गया। तो both coffee and tea is 7. Only tea not coffee, सिर्फ tea not coffee सर 5. Only coffee and not tea 8. खत्म। हर एक चीज आप वेन डायग्राम की को देख के ही बता सकते हो। समझ में आया? अगर समझ में आया तो अगला वीडियो को पॉज करो और इसको भाई सॉल्व करो। चलो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ये जरूरी क्यों है? इसका मतलब नल सेट के में कुछ नहीं होगा, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में इनके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे वो रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं। इसलिए दिस स्टेटमेंट एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, यूनिवर्सल, इसके बाहर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? वापस से कॉफी टी की बात हो रही है। 37 को कॉफी पसंद है, 52 को टी पसंद है। ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट, तो भाई आपको करना था, आपने कर ही लिया होगा। तो पता है मुझे टोटल 70 पीपल है, यूनियन 70 का था, कॉफी में 37 थे, इसमें 52 थे, कॉमन x थे। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9, 89 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 19। अब दिस इज 19, तो दिस हैज टू बी 18, बिकॉज 18 19 37 बनाता है। अब this is 19, this has to be 40, sorry 33. If this is 19, this has to be 33. 33 and 19 will give you 42. अब इन सबको आप ऐड करोगे तो obviously it will add up to 70 people. How many people like both coffee and tea? सवाल था कितने लोगों को दोनों पसंद है, तो आंसर इज 19। दोनों का मतलब बीच वाली वैल्यू है which is 19। समझ में आ रहा है बच्चों? ये मैंने कैसे लिखा, मैंने अभी आपको बताया था, नंबर ऑफ कॉफी यूनियन टी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीपल कॉफी, number of people drinking tea minus the number of people having both। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 65 पीपल हैं, 40 को क्रिकेट पसंद है। लेट्स मेक दिस फटाफट। यहाँ पे 65 पीपल में 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो 65 टोटल है, ये क्रिकेट है, इसमें 40 लोग हैं। अब 40 यहाँ लिखूंगा क्योंकि क्रिकेट इस पूरे गोले को बता रहा है। 10 को क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है, तो टेनिस कितने लोगों को पसंद होगा, टोटल टेनिस ओनली किसको पसंद होगा। अब देखो ये 40 थे, इस गोले को 40 बोल रहे हैं, ये 10 है, तो भाई इसमें कितना बचा, 40 माइनस 10, ये गोला 30, 30 प्लस 10 40 बनना चाहिए। अब मुझे मालूम है टोटल 65 है, 65 में मेरे पास 40 की अकाउंटेबिलिटी है, कितने नहीं है, जो नहीं है वो यहाँ पे आ जाएंगे, 30 एंड 40, 30 10 40, 65 से माइनस करो 25। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ओनली टेनिस, ये जो ओनली है ना वर्ड, इसके लिए जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। हाउ मेनी लाइक टेनिस इज दिस सर्कल विच इज 35। 35 लोगों को टेनिस पसंद है, जिसमें से 10 ऐसे हैं जिनको क्रिकेट भी पसंद है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बिना फॉर्मूले के भी हम देखो सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन है 3 सेट वेन डायग्राम का। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, बट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट फॉर योरसेल्फ, देन सी द सॉल्यूशन, क्योंकि जब आप खुद देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ लिया? मैं पढ़ता हूँ। With coronavirus threatening to run riot in India, prevention appears to be the best cure available. It is crucial for people to have awareness and knowledgeable. अब ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, केस स्टडी क्वेश्चन, जो रियल लाइफ को और मैथमेटिक्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन जरूरी है और यहाँ पे वो कनेक्शन दिख रहा है। A survey was conducted on 25 people. टोटल हमारे पास 25 लोग हैं जिन पे सर्वे कंडक्ट किया गया और उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए गए। कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं उनको देखते हैं।
अब ये प्रिकॉशंस मैंने ऑलरेडी अगले पेज पे लिखे हैं ताकि मैं पूरा बना पाऊं, समझा पाऊं आपको। 15 ने फेस मास्क का यूज किया था, 14 ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की थी, 5 ने फेस मास्क का यूज किया था, हैंड वॉश भी किया था। तो मेरे पास 3 मेजर्स है, मेरे पास फेस मास्क है, मेरे पास सोशल डिस्टेंसिंग है और मेरे पास हैंड वॉश है। वी हैव 3 डिफरेंट थिंग्स, 3 डिफरेंट चीजें। अब भाई 3 डिफरेंट चीजों को कैसे हम लोग वेन डायग्राम में लिखते हैं, इस बात को अगर आप तुम समझ गए तो लाइफ झिंगा लाला, है ना। इस बात को समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इसको कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसका करते हैं कलर चेंज। लेट्स यूज दिस वन एंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग लेट्स यूज दिस कलर। ओके, तो मेरे पास 3 ये सर्कल्स हैं, ठीक है। अभी 3 सर्कल्स क्या बयां कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, हमको वो समझना है। मेरे पास 3 चीजें हैं, क्या क्या है, मेरे पास सोशल डिस्टेंसिंग है, मेरे पास फेस मास्क है और मेरे पास हैंड वॉश वाले बंदे। आई हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। लेट्स कॉपी दिस पहले। ओके, यहां पे हम ले आए हैं, तो जो गोला मैंने उधर बनाया वही गोले इधर बनाए, बट डिफरेंट क्यों किया सर, अभी समझाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू फाइंड कि तीनों चीजें कौन कर रहा है। सबसे पहले ये फाइंड करो कौन कर रहा है तीनों चीजें। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं, यहां पे क्या आता है, ऑल थ्री। ये होता है ऑल थ्री, डूइंग ऑल थ्री, SD FM एंड HW। होमवर्क नहीं है, हैंड वॉश है। ये ऑल थ्री का मतलब है। यहां पे मतलब होता है ओनली, SD एंड FM, मतलब कि ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, ये बंदे सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे हैं और फेस मास्क भी यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग फेस मास्क, तो पता है उसका आंसर ये नहीं होगा, उसका आंसर ये पूरा होगा। How many people are following social distancing and wearing face mask? So the whole thing comes under. अगर मैं पूछता the how many people are there who's following social distancing and wearing face mask only, this only word is something जो सिर्फ इतना फॉलो करेगा। तो only का मतलब ये हिस्सा होता है, टोटल का मतलब ये हिस्सा होता है। लेट्स अंडरस्टैंड एंड आई विल जस्ट मार्क इट फॉर यू। और यहाँ पे क्या मतलब होता है भाई, ये ओनली सोशल डिस्टेंसिंग है। ये जो है अंदर वाला पार्ट पूरा, ये ओनली सोशल डिस्टेंसिंग का हो गया। ये ओनली FM ओनली HW, ठीक है। अब जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको समझाता रहूंगा। 15 पीपल यूज्ड फेस मास्क। अब ये फेस मास्क की बात कर रहा है। व्हाट इज फेस मास्क, यहाँ पे ये फेस मास्क है। द होल थिंग स्टैंड्स फॉर फेस मास्क, दिस होल थिंग स्टैंड्स फॉर फेस मास्क। तो 15 लोग फेस मास्क का यूज कर रहे हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा 15। 14 कॉन्शियसली मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं ओनली वर्ड था नहीं, तो सोशल डिस्टेंसिंग में आपके पास 14 लोग आ जाएंगे। 5 यूज फेस मास्क, 5 used face mask and wash their hands regularly। मतलब फेस मास्क और हैंड वॉश की बात कर रहे हैं, तो फेस मास्क एंड हैंड वॉश कहां आएगा, यहां आएगा। दिस इज व्हाट फेस मास्क एंड हैंड वॉश मींस। तो सर मैं 5 भरूं कहां, मैं 5 यहां भरूं या यहां भरूं, कहीं नहीं भरो अभी। सबसे पहले फाइंड करो कि तीनों कहां पे दिया है, यहां पे दिया है। 3 वर प्रैक्टिसिंग ऑल 3 मेजर्स। तो ये 3 लोग हैं जो सारे के सारे मेजर्स को फॉलो कर रहे थे। ये थे गुड बॉय, है ना, दे आर गुड पीपल, गुड बॉय पीपल। ये गुड पीपल है, बॉय क्या बोले, गुड पीपल है यार, जेंडर न्यूट्रल रहना है। अब 3 जब मुझे ये पता चला, और मुझे ये पता है, देखो जो मैंने हाईलाइट किया है ये 5 लोग थे, जो हाईलाइटेड था वो 5 था, और ये अंदर का जा चुका है 3 लोगों के पास, तो ये हिस्सा बचा टोटल 2 लोगों के पास। 5 यूज फेस मास्क एंड वॉश देयर हैंड्स रेगुलरली, तो पूरा 5 था, ये 3 गया तो 2 ये आ जाएगा। बात समझे बच्चा पार्टी। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। आगे देखते हैं, हमने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। 9 मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड यूज फेस मास्क। इसका मतलब क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे थे और फेस मास्क भी यूज कर रहे थे। सो दिस इज इट। ओनली तो कहीं नहीं लिखा था ना, जब तक आप ओनली नहीं लिखोगे तो वहां पे भर ही नहीं सकते हो। तो अपने को पता है जब ये पूरा 9 है, द होल थिंग जो विच आई मार्क देयर इज 9 एंड 3 इधर जा चुका, तो कितना बचा, 6 बचा, खत्म। ओके, दिस इज डन। 4 मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली। ओनली कहीं लिखा है नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग हैंड्स, ये जो पार्ट है दिस इज सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग हैंड्स, उसमें से 3 लोग जा चुके हैं और 4 थे, 1 बचा, खत्म। 4 प्रैक्टिस्ड ओनली सोशल डिस्टेंसिंग। अब यहां पे क्या है, ओनली वर्ड, तो यहां पे 4 आएगा। ये नहीं भी बताते तो मुझे दिख रहा था 6 3
9 1 10 4 14। तो ये जो सर्कल है व्हाइट वाला इट हैज टू बी 14। वैसे ये जो सर्कल येलो वाला है इट हैज टू बी 15, जिसमें से 6 + 3 9 टू 11 जा चुके हैं, बचे कितने 4, तो 4 लोग यहाँ पे भी आ जाएंगे। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला सर्कल है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि टोटल मेरे पास 25 लोग थे। सवाल देखो, आई हैव 25 पीपल, सो इफ आई हैव 25 पीपल, all these circles must add up to 25। कितने हो गए अपने पास, 4 6 10 14 14 एंड 6 20, और बचे कितने 5, तो 5 लोग आएंगे इधर पे। तो अब ये जो ग्रीन सर्कल है दिस इज फॉर हैंड वॉशिंग, तो 1 3 6 मतलब ये टोटल 6 5 11, हैंड वॉश में 11 लोग थे। ठीक है बच्चों, हैंड वॉश में टोटल 11 थे। नाउ आई गॉट दिस सर्कल, आई गॉट एवरीथिंग कि कौन क्या कर रहा था। नाउ आई कैन आंसर दीस क्वेश्चंस। हाउ मेनी एक्सरसाइज ओनली वॉशिंग हैंड्स, ओनली देखो वर्ड क्या है, कौन ऐसे लोग थे जिसने सिर्फ हैंड वॉश किया, तो हैंड वॉश के लिए सिर्फ 5 लोग थे, मतलब जो सिर्फ हैंड वॉश कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे 5 लोग थे। दिस इज माय आंसर। हाउ मेनी प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग हैंड्स बट नॉट वेयरिंग मास्क, मास्क नहीं पहना, फेस मास्क नहीं गया, फेस मास्क छोड़ के सिर्फ हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग किया, देयर इज वन पीपल, एक पर्सन है। देखो सब करते तो ये 3 होते, हैंड्स इन्होंने बोला सोशल डिस्टेंसिंग किया और हैंड वॉश किया लेकिन फेस मास्क नहीं पहना, तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो। ठीक है, देयर इज ओनली वन पीपल, वन पर्सन। हाउ मेनी एक्सरसाइज्ड ओनली वेयरिंग मास्क, किसने सिर्फ मास्क पहना, ओनली भाई 4 लोग थे, सिर्फ 4 लोगों ने सिर्फ मास्क पहना। तो दीज आर माय 3 आंसर्स। एंड इसी के साथ ये जो हमारा सेट्स का चैप्टर है 1 घंटे के अंदर सेट हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों आपको चीजें समझ में आई होंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी इस एक्सप्लेनेशन में। कोई है भी तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम उसका सोल्यूशन जरूर देंगे आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।